हेलो एवरीवन। अभी तक हमने 3 यूनिट कंप्लीट कर रखी है। आज हम 4th यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है टेंस। जिसका फर्स्ट टॉपिक है आपका टेंसर प्रदिश। अब टेंसर या प्रदिश है, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी फिजिक्स में पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले देखो, हमने 2 तरह की फिजिकल क्वांटिटी पढ़ रखी है। एक तो हमने पढ़ी है स्केलर और एक हमने पढ़ी है वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है, जिसके अंदर हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात करते हैं। देखिए, अब हमें टेंसर वर्ड क्यों लेना पड़ा, टेंसर जो टर्म है वो हमारे फिजिक्स में क्यों यूज़ करें। देखो, 2 तरीके के मीडियम होते हैं, एक तो होता है आइसोट्रॉपिक और एक होता है एनिसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक मीडियम ऐसे मीडियम होते हैं जहाँ पर आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को अगर अलग अलग डायरेक्शन से देखोगे तो उसकी जो वैल्यू है वो सेम ही मिलेगी आपको। जैसे कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, मैं अगर उसको इस डायरेक्शन से देख रही हूँ तो भी उसकी वैल्यू है वही आ रही है, जो मैं इस डायरेक्शन से देखने पर भी मुझे वही वैल्यू मिल रही है। तो ऐसे तो हमारे मीडियम हो गए, वो क्या हो गए, आइसोट्रॉपिक, है ना। और अगर हम एनिसोट्रॉपिक मीडियम की बात करें, विषमदैशिक माध्यम की बात करें, तो उसके वो मीडियम क्या होते हैं हमारे, विषमदैशिक। इसके अंदर क्या होता है कि अगर हम कोई फिजिकल क्वांटिटी, जैसे हम परमिटिविटी की बात कर लेते हैं, विद्युतशीलता की, मैंने उसको इस डायरेक्शन से देखा तब उसकी वैल्यू है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो अलग था। अब उसको उसी को मैंने, अगर विषमदैशिक माध्यम की बात करें तो उसी को मैंने इस डायरेक्शन से देखा तो उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू है वो अलग है। यानी कि एक ही फिजिकल क्वांटिटी आपकी एक ही मीडियम के अंदर उसके अलग अलग मैग्नीट्यूड आ रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन के अंदर। तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्या हम उसको स्केलर बोलें या फिर उसको वेक्टर बोलें। अब मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी आ रही है, लेकिन हम उसको ना तो स्केलर बोलते हैं और ना ही वेक्टर। उसको हम एक नई टर्म से डिफाइन करते हैं उसको, वो होता है टेंसर। ठीक है, टेंसर आपका सिंपली देखें तो वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी का जनरलाइजेशन ही है। अदिश और सदिश राशि का जो व्यापक रूप है वही कहलाता है टेंसर। तो यहाँ पे ये जो आई और ये आई है, यानी कि एक बार आपके सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में आया और एक बार आपके सुपरस्क्रिप्ट के फॉर्म में आया, तो यहाँ पे ये आई आपका डमी सफिक्स होगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो। और यहाँ पे जो देखो जे है, जे यहाँ पर सिर्फ एक बार में ही यूज़ हुआ, इस टर्म में एक बार ही यूज़ में आया, तो यहाँ पे जे आपका रियल सफिक्स होगा और आई यहाँ पे आपका डमी सफिक्स होगा। इस ए आई जे एक्स आई को आप ऐसे लिख सकते हो। A1 जे को हम ऐसे लिखते हैं एक बार के लिए, x1 प्लस A2 जे x2 प्लस डैश डैश करके चलता जाएगा। अब यहाँ पर एक दूसरी टर्म लेते हैं, जैसे ए के जे एक्स के, इसको आप लिखो तो इसको कैसे लिखोगे, AJ1 x1 प्लस AJ2 x2 प्लस डैश डैश चलता जाएगा। यानी कि अगर इन दोनों इक्वेशन को देखें तो AI जे एक्स आई इज इक्वल्स टू हो गया AKJ XK। यानी कि आपके जो डमी सफिक्स है, डमी सफिक्स को हम दूसरे एक सफिक्स से रिप्लेस कर सकते हैं, आपस में रिप्लेस करते हैं। यानी आई को हमने किस में, जे से रिप्लेस किया है ना, तो यहाँ पे डमी सफिक्स के अंदर आप किसी सफिक्स को, डमी सफिक्स को आप दूसरे सफिक्स से रिप्लेस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप इसको इस तरीके से नहीं कर सकते, जैसे आई जे एक्स आई इज़ नॉट इक्वल टू आई के एक्स आई, यानी रियल सफिक्स को आप दूसरे सफिक्स से रिप्लेस नहीं कर सकते। अभी जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा क्रॉनिकल डेल्टा, है ना। क्रॉनिकल डेल्टा हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो जितने भी जो हमारे स्केलर क्वांटिटीज़ होती है, वेक्टर क्वांटिटी है, वो सारी की सारी आपकी टेंसर क्वांटिटी होती है। लेकिन जितने भी आपके टेंसर क्वांटिटी, वो ज़रूरी नहीं कि वो स्केलर भी हो और वेक्टर भी हो, है ना।
और अब इसको देखो एक एग्जाम्पल के तौर पर, एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल आप देखो, जितने भी आपके इलास्टिक कांस्टेंट है, जितने भी प्रत्यास्थता गुणांक है, मैग्नेटिक परमिबिलिटी हो गई, चुंबकीय पारगम्यता हो गया, स्ट्रेस हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ये सारी हमारी सारी की सारी हमारी क्या है, टेंसर क्वांटिटीज है। ठीक, जो प्रतिबल होता है वो हमारी एक टेंसर क्वांटिटी है, ठीक है ना, वो एक क्या है, आपका टेंसर है। देखो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला अगर पढ़ा हो तो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स पर एरिया। अब यहाँ पर फोर्स कौन सा, इंटरनल फोर्स, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लिया हमने, कोई बॉडी ली, उसके ऊपर हमने नॉर्मली फोर्स लगाया है, और अगर इसकी लंबवत दिशा में हमने फोर्स लगाया है, तो इसका जो इंटरनल जो फोर्स लगेगा वो भी आपके नॉर्मली लगेगा, है ना। इतने ही एरिया के अंदर आपने जो फोर्स लगाया है नॉर्मली, तो इसका जो इसके अंदर आप जब आप उसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो ये बॉडी जो हो गया, जो ऑब्जेक्ट होगा, अपने अंदर जो चेंज आ रहा है उसको अपोज तो करेगा ही, तो यहाँ से अंदर से एक और फोर्स लगेगा, वो भी नॉर्मली लगेगा। अब दूसरी उसी ऑब्जेक्ट को आप टेंजेंशियली उसके ऊपर फोर्स लगाते हो, तो इसके इंटरनल फोर्स, इसके अंदर जो इंटरनल फोर्स लगेगा वो भी आपका टेंजेंशियल लगेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट वही था हमारे पास, लेकिन हमने फोर्स की जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दी, ओरिएंटेशन एक तरीके से उसका चेंज कर दिया। पहले हमने नॉर्मली लगाया, फिर हमने टेंजेंशियल लगाया, तो यहाँ पर ओरिएंटेशन जो चेंज होने की वजह से स्ट्रेस आपका क्या हो गया, जो फोर्स आ गया आपके पास दो तरीके का आ गया, इनका स्ट्रेस आपका क्या आ गया, दो तरीके का आ गया। तो यहाँ पे डिफरेंट ओरिएंटेशन में स्ट्रेस की वैल्यू है वो डिफरेंट है, तो ये एक तरीके से आपकी क्या है, टेंसर क्वांटिटी है। वैसे इसकी यूनिट क्या होती है, फोर्स पर एरिया, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर। और न्यूटन, हुक्स लॉ से हमने क्या पढ़ा है, जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेन के समानुपाती होता है, जो प्रतिबल होता है वो विकृति के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे ये साइन हटेगा आपके समानुपाती का, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, वो है सी क्या है, यहाँ पे प्रत्यास्थता गुणांक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। अब इसका जो हमारे पास ये जो लॉ है, इसका हमने यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में अगर इसको लिखे, एक्स एक्सिस की बात करें तो यहाँ पर S1 क्या हो जाएगा, C11E1 प्लस C12E2 प्लस C13E3, यानी कि SI को हम क्या लिख सकते हैं, समेशन CIJ अब क्या होगा, अगर तीनों एक्सिस की बात करेंगे, एक्स वाई जेड तीनों की, तो ये एक्स के लिए हो गए, वाई के लिए हो गए, जेड के लिए हो गए, यानी कि यहाँ पे 9 एलिमेंट आ गई। तो ये 9 एलिमेंट का सेट क्या है, यहाँ पर टेंसर क्वांटिटी है। इसी तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यहाँ पर इसके भी आपके क्या है, 9 कोऑर्डिनेट है, एक्स आई एक्सेस, आई एक्स वाई, आई एक्स जेड, ऐसे कैसे आपके तीनों एक्सिस है, उसके अंदर आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के 9 एलिमेंट हो गए। तो ये भी एक टेंसर क्वांटिटी है। वैसे प्रिंसिपल एक्सिस का कॉन्सेप्ट भी आपने इसमें पढ़ रखा होगा कि यहाँ पे अगर ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके जो एलोंग जितने भी आपके एलिमेंट है, उसकी वैल्यू अगर 0 हो जाए तो ये एक्सिस हमारा क्या कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, एक तरीके से टेंसर क्वांटिटी। अब इसका जो आगे है टॉपिक, वो है आपके कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, निर्देशांक रूपांतरण किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे जैसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पढ़ते हैं, कार्टेशियन निर्देशांक में एक्स वाई जेड से, देखो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, सिंपली अगर देखें तो आप किसी स्पेस में कोई क्वांटिटी है उसको किस तरीके से डिनोट कर रहे हो, कितने वेरिएबल्स यूज़ ले रहे हो, जैसे एक्स वाई जेड हो गए तो आप इसको स्पेस पर डिनोट कर रहे हैं, तो इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं। अगर आर थीटा जेड ले रहे हैं तो यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट हो गए, इस तरीके से डिनोट करते हो। तो अब टेंसर जो होगा उसको आप किस तरीके से डिनोट करोगे, तो यहाँ पे जैसे एक्स वाई जेड है, इसको हम ऐसे ना लिख के ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास, ठीक है, मान लो हमारे पास जो सेट है एलिमेंट का वो x1 x2 x3 x4 डैश डैश करके xn तक, ठीक है। तो इसको आप टेंसर में, यानी कि इस टेंसर की फॉर्म में स्पेस में किसी क्वांटिटी को आप डिनोट करोगे तो उस इस तरीके से करोगे, x1 x2 x3 ऐसे ऐसे करके चलता जाएगा आपके xn तक। अब यहाँ पर देखो ये जो x1 लिखा है 1 2 3, ये एक पावर नहीं है, ये सिर्फ वेरिएबल्स को डिनोट कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि आप इसको बोलो कि ये x की पावर 1 x की पावर 2 x की पावर 3, नहीं, यहाँ पे ये पावर को डिनोट नहीं कर रहे, यहाँ पे एक ये वेरिएबल को डिनोट कर रहे हैं। जैसे कि x1
मान सिंपली अगर आप देखो ना तो x1 का मतलब हो गया x स्क्वायर का मतलब x की पावर x2 जो लिखा हुआ है इसका मतलब हो गया y, x3 जो लिखा हुआ है z, यानी कि एक तरीके से वेरिएबल्स को डिनोट करते हैं ना कि पावर को। ठीक है, तो ये होता है हमारा कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। इसको बोलते हैं मूर्धांक और इसे बोलते हैं पादाक्षर, है ना। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट क्या होता है सबको पता ही है। सुपरस्क्रिप्ट यानी कि अगर यहाँ पर ऐसे कि क्वांटिटी लिखी है हमने a, अगर यहाँ पर आई जे लिखा हुआ है ना, तो ये आई जे यहाँ पे क्या हो गया सुपरस्क्रिप्ट, यानी सुपरस्क्रिप्ट का सिंपल सा मतलब है जिसको हम ऊपर की ओर लिखते हैं ना। और सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या होगा यहाँ पर, यानी कि ए लिखा हुआ एक क्वांटिटी, इसके नीचे यानी कि नीचे हमने कोई इसके लोअर एंड में हमने यहाँ पर कोई क्वांटिटी नोट किया जैसे ए जे, तो ये हमारा हो गया एक तरीके से सबस्क्रिप्ट। तो यहाँ पे आई जे हमारा क्या है सुपरस्क्रिप्ट और यहाँ पे जे है वहाँ पे क्या है सबस्क्रिप्ट। इसी के आगे पॉइंट हमारे पास सूचकांक और जोड़ना। सूचकांक यानी कि एक तरीके से आप जैसे दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लो, कोई दो अलग अलग रेफरेंस सिस्टम है जिसके अंदर एक के अंदर जो हमारा जो सेट है वो क्या x1 x2 x3 डैश डैश xn है, और दूसरा हमारे पास एक सेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसके अंदर सेट है वो है x-1 x-2 x-3 ऐसे करके xn। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इसको किस तरीके से डिनोट करेंगे। जैसे x1 तो यहाँ पे सिंपल सा इस इनिशियल जो मेथड है आपका सूचकांक विधि, इसके अंदर सिंपल सा ये होता है कि ये जो हमारे फंक्शन है जो दोनों जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें एक जो आपका सेट है वो दूसरे सेट का फंक्शन होगा। यानी कि अगर मैं एक्स इनवर्स की बात करूँ तो उसको इस तरीके से आप लिख सकते हो x1 x2 x3 डैश डैश करके xn। यहाँ पर ये जो x इनवर्स का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं है, एक तरीके से यहाँ पे फंक्शन है x इनवर्स, यहाँ पे x इनवर्स फंक्शन है x1 x2 x3 xn का। जैसे हम लिखते हैं x इज अ फंक्शन, y इज अ फंक्शन ऑफ fx, उसी तरीके से यहाँ पे ये एक x इनवर्स है वो फंक्शन है। अभी जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा क्रॉनिकल डेल्टा, है ना। क्रॉनिकल डेल्टा हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। को अगर और आगे नोट करते हैं इस तरीके से कर सकते हैं एक्स आई, यहाँ पे आई और यहाँ पे हो जाएगा एक्स जे, जहाँ पर आई की वैल्यू 1 2 3 4 से लगा के 1 से लगा के एन तक कुछ भी हो सकती है, और जे की वैल्यू भी 1 से लगा कर एन तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब इसके आगे जो टॉपिक था वही है हमारा समेशन। तो यहाँ पे समेशन किस तरीके से होगा टेंसर क्वांटिटी में, जैसे कि अगर कोई टेंसर क्वांटिटी थी हमारे पास, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन हमने इस तरीके से लिखा A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 डैश डैश करके चलता गया वो AN xn। तो यहाँ पे जो समेशन होता है टेंसर क्वांटिटी में आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप इसको इस तरीके से डिनोट करोगे ना AI xi, तो यहाँ पर आइंस्टाइन क्या बोलते हैं कि इसको आप इस तरीके से नहीं लिख के टेंसर के अंदर आप इसी चीज़ को समेशन AI xi को इस तरीके से लिख सकते AI xi। इसका मतलब भी यही होगा जोड़ना, यानी कि यहाँ पर आप i की वैल्यू 1 से लगा के n तक कुछ भी हो सकती है। इसका मतलब भी समेशन का मतलब भी क्या है, जोड़ना ही है। लेकिन टेंसर की बात करते हैं तो इस समेशन को हम नहीं डिनोट करते, इसको सिंपली आप इस समेशन वाली क्वांटिटी को सिंपली आप ऐसे लिख सकते। इसका मतलब भी वही होगा AI xi का मतलब भी आपका यही होगा A1 x1 प्लस A2 x2 ऐसे ऐसे करते चलता जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया समेशन, टेंसर का समेशन किस तरीके से होगा। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डमी सफिक्स एंड रियल सफिक्स। हिंदी में इसे बोलते हैं मुख्य
अनुबंध और वास्तविक अनुबंध। अब मुख्य अनुबंध क्या होंगे और वास्तविक अनुबंध क्या होगी। तो यहाँ पर जैसे कोई एक क्वांटिटी आपने टेंसर क्वांटिटी लिखी हुई है इस तरीके से ai j x i, तो यहाँ पे देखो